बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित दाब के लिए सूत्र कैसे निकाला जाता है उसको सीखा था। क्योंकि ये चैप्टर जो है छोटा चैप्टर है और इसमें हर चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये जो फार्मूला दाब का फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें। तो आइए आज हम उसी से आगे उसी फार्मूले के आधार पर कुछ जो है अन्य जो है रिलेशन फार्मूला निकालेंगे और कैसे निकालते हैं उसको आइए सीखते हैं। तो दाब जो है किसी गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर दाब जो आरोपित होता है वो हमें उसका फार्मूला मालूम है। यहां पर हम आज गैस के एक मोल द्वारा आरोपित दाब का फार्मूला उसी के आधार पर लिखेंगे जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने यहां पर गैस जो ली है वो 1 मोल ली है और 1 मोल में गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या जो है कितनी होती है? कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? अवोगाद्रो नंबर है। यानी किसी भी गैस, चाहे वो गैस कोई भी गैस हो, सभी गैसों के 1 मोल में अणुओं की संख्या निश्चित होती है और वो संख्या जो है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका की मान 6.02 गुणा 10⁻23 होता है। और आज हम निकालने जा रहे हैं गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल निकालेंगे और उसका किस तरह से वो ताप के साथ, गैस के परम ताप के साथ संबंधित है उसको हम देखेंगे। तो यहां पर हमने गैस का 1 मोल लिया हुआ है। माना गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान जो है m है और गैस के 1 मोल, इसको हम 1 ग्राम अणु भी कहते हैं, में अणुओं की संख्या n है। n बराबर जो है वही अवोगाद्रो संख्या है तथा अणुओं का वर्ग माध्य चाल जो है वो ये लिखी हुई है। b का वर्ग ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब माध्य चाल है ये, वर्ग माध्य चाल। और गैस का परम ताप हम ले रहे हैं T है तथा आयतन उसका भी है। अतः अणुगति के सिद्धांत के अनुसार गैस के 1 मोल द्वारा आरोपित दाब, भाई दाब का जो फार्मूला हम लोगों ने सीखा वो P बराबर होता है 1/3 m v बटे जो है v²/v, ये था। अब यहां पर ये द्रव्यमान गैस का था, कुल द्रव्यमान बर्तन में ली गई गैस का द्रव्यमान है। यहां पर हम गैस जो ले रहे हैं वो 1 मोल ले रहे हैं और 1 मोल में अणुओं की संख्या कैपिटल एन होती है जिसको हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो कुल अणुओं का द्रव्यमान जो है m × n हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने mn लिखा है और v तो आयतन है। तो ये हमारा फार्मूला निकल करके आया। ये 1 मोल के लिए लिखा गया है। 1 मोल गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब का सूत्र है। अब हम v को इधर लाते हैं तो Pv बराबर हो जाएगा 1/2 m n v का वर्ग। ये है, इसको हम वर्ग पहले लगाएं नहीं तो कंफ्यूजन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, पहले समझ लीजिए कि ये mn क्या है। mn बराबर है, m क्या है? 1 अणु का द्रव्यमान गुणा 1 मोल में अणुओं की संख्या। इसको हम क्या कहते हैं? पूरे एक गैस के 1 मोल का द्रव्यमान हो गया टोटल मिला करके, तो हम इसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं।
आणविक द्रव्यमान। हमने इसको कैपिटल एम लेने जा रहे हैं यहां पर, और इसको कहेंगे आणविक द्रव्यमान, है ना। या कहें अणुभार, गैस का अणुभार है ये। एम क्या है? गैस का अणुभार है। तो गैस के अणुभार के पदों में हम इसको लिखने जा रहे हैं, है ना। तो अब जो है हम, क्योंकि हमने गैस 1 मोल ली है, तो 1 मोल के लिए गैस की अवस्था समीकरण जो होती है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये हमारा सूत्र हो गया, देखिए पी वी बराबर हो गया 1/3 एम वी का वर्ग, और ऊपर बार लगा दिया गया। एक मोल के लिए आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या होती है? पीवी बराबर होती है, वैसे तो म्यू आर टी होता है, म्यू का मान 1 मोल है तो ये आर टी हो गया, तो पीवी की जगह पर हम आर टी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अतः आर टी बराबर हो गया 1/3 एम वी वर्ग ये। अब हम यहां पर इसका वर्ग माध्य जो है चाल का मान पहले निकालते हैं। तो v वर्ग ये 3RT बटे m, ये वर्ग माध्य चाल है। अब इसका वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा वर्गमूल बराबर हो जाएगा √3RT बटे m। इसको हम अब लिखेंगे वर्ग माध्य मूल चाल। वर्ग माध्य मूल चाल VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको लिखा गया। यानी जो गैस के अणुओं के इस चाल का वर्ग किया गया, फिर उसका माध्य निकाला गया था। तो हमें गैस के अणुओं का वर्ग माध्य, चाल का वर्ग माध्य निकल गया था। गैस के अणुओं की चाल का वर्ग माध्य, ये जो लिखा हुआ है, गैस के अणुओं की चाल का वर्ग माध्य था। अब उसका हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो क्या हमें मिल गया? गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल प्राप्त हो गई, और जिसका मान आया 3RT बटे m। R तो गैस नियतांक है, T परमताप है, और ये m जो है गैस का अणुभार है। हमने 1 मोल का द्रव्यमान निकाला, जिसको कि हम अणुभार कहते हैं। तो ये हमारा एक सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है। इस सूत्र से पता लगता है, देखिए R नियतांक है, किसी गैस का अणुभार भी एक नियतांक होता है, अर्थात जो वर्ग माध्य मूल चाल है वो गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यहां पर इसके बाद हम यहां पर आ सकते हैं, ये लिखा हुआ हमने वी आर एम एस समानुपाती है वर्गमूल T, अर्थात गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमें पता लग गया। ये VRMS को अलग से यहां पर नोट कर लीजिए कि VRMS क्या है। VRMS जो है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए इंग्लिश में, वैसे हिंदी में वर्ग माध्य मूल चाल है। तो
गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी गैस के अणुओं की चाल जो है पूर्णतया ताप पर निर्भर करती है। गैस आदर्श गैस है। यदि गैस का ताप परम ताप शून्य के लिए लिया जाए तो गैस के अणु चलना बंद कर देंगे, उनकी चाल शून्य हो जाएगी। तो देखिए VRMS का जो फार्मूला आया है, वर्गमूल 3RT/m, यदि T की वैल्यू शून्य कर दें, यदि T बराबर शून्य तो VRMS बराबर हो गया शून्य, और वही यहां पर लिखा हुआ है। अतः गैस का परम ताप जो है की परिभाषा हम लिख सकते हैं, है ना। इस आधार पर हम परम ताप क्या होता है ये डिफाइन कर सकते हैं। वो लिखा हुआ है यहां पर। अतः गैस का परम ताप वह ताप है जिस पर गैस के समस्त अणुओं की गति शून्य हो जाती है। यानी गैस का परम ताप वह ताप होता है जिस पर गैस के सभी अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। यह परम ताप की परिभाषा एक नई आ गई यहां। इस आधार पर गैसों के अणुगत सिद्धांत के आधार पर परम ताप की परिभाषा है क्या, कि किसी गैस के परम ताप पर उसके अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। अर्थात परम ताप वह ताप है जिस पर गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। तो यह सूत्र हमारा आया। यदि हम दो अलग अलग गैसें लेते हैं, यदि माना दो विभिन्न गैसें जिनके अणुभार M1 तथा M2 हैं, इनकी वर्ग माध्य मूल चाल क्रमशः V1 RMS तथा V2 RMS है। तो V1 और V2 का मान निकालें। देखिए V1 बराबर हो जाएगा, V1 RMS बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ताप दोनों गैसों का समान ले लिया हमने, T3RT/M1 तथा V2 RMS बराबर अंडर रूट 3RT/M2। अब हम इनको भाग दे देते हैं तो हमें एक नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा। उस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं परीक्षा में। तो V1 RMS बटे V2 RMS बराबर हो जाएगा, देखिए इसको भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3RT/M1। इसको इसके नीचे लिखेंगे तो M2 ऊपर आ जाएगा और 3RT नीचे चला जाएगा, ये घट गया तो ये आ गया अंडर रूट M2/M1। ये क्या है, गैस के अणुभार हैं। तो इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं क्या, किसी दिए गए, अतः लिख दीजिए, अतः किसी दिए गए परम ताप पर दो गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात, चालों का अनुपात किसके बराबर आ गया, देखिए चालों का अनुपात उनके गैसों के अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए पहली गैस का अणुभार नीचे आया है, दूसरी गैस का अणुभार ऊपर आया है, तो
अतः किसी दिए गए परम ताप T पर कह सकते हैं, या ताप, दिया गया ताप कुछ भी हो, पर दो गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात उन गैसों के अणु भारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप यहां पर समझो स्थिर है। दिए गए ताप पर, दोनों समान ताप पर दो गैसें ली जाएं तो उनके अणुओं के वर्ग माध्य मूल चालों का जो अनुपात होगा वो उसके उन गैसों के अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये एक रिजल्ट निकल करके नया रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। अब हम देखिए, यहां पर हमने 1 मोल गैस ली और उसकी हमने चाल, मतलब वर्ग माध्य मूल चाल के लिए सूत्र प्राप्त किया। अब हम ताप और आणविक गतिज ऊर्जा का संबंध निकालेंगे। किसी गैस के एक अणु की भी ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा विशेष करके, क्योंकि आदर्श गैस है, स्थितिज ऊर्जा तो उसकी शून्य मानी जाती है। यहां पर गतिज ऊर्जा ही है, क्या कहें, आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहां पर हमने नोट कर रखा है ताप तथा आणविक गतिज ऊर्जा, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत हम यहां पर भी 1 मोल से करेंगे, ठीक है ना। हमने गैस का 1 मोल द्रव्यमान लिया है। माना किसी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा अणुओं का वर्ग माध्य चाल, वर्ग माध्य मूल नहीं, वर्ग माध्य चाल V है, तो 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा, गैस के 1 मोल की माध्य गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 कैपिटल M, ये अनुभार है गैस का, और ये वर्ग माध्य चाल है। और वर्ग माध्य चाल का मान जो आया था हमारा, देखिए वर्ग माध्य चाल का मान आया था 3RT/M। इसका वर्गमूल निकाला था तब वो VRMS आया था, ये मान हमने प्राप्त किया था। तो इसका मान यहां पर रख देते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1/2 M इंटू 3RT/M। तो ये कट गया, तो ये आ गया 3/2 RT। ये गैस के 1 मोल की माध्य गतिज ऊर्जा है। किसकी है? 1 मोल की। गैस के 1 मोल की माध्य गतिज ऊर्जा है 3/2 RT। अब यदि हम जो है एक अणु की गतिज ऊर्जा प्राप्त करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 मोल में जितने अणुओं की संख्या होती है उससे भाग दे दें इसको, तो हमें 1 अणु की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या N, ये क्या है? अवोगाद्रो नंबर होती है। अतः गैस के 1 अणु की औसत गतिज ऊर्जा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये है 1 मोल में जितने अणु होते हैं उन सभी की गतिज ऊर्जा ये है। अब हम 1 अणु की औसत गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, वो बराबर हो जाएगी 3/2 RT बटे हम N निकाल देते हैं। N से भाग दे दिया हमने। देखिए
क्योंकि एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है, तो इसको हमने n से भाग दे दिया। तो इस तरह से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त हो गई 3/2 R/N, क्या हो गया, KT हो गया। ये KT क्या है, K क्या है, ये एक नया नियतांक है जिसको हम जो है कहेंगे बोल्ट्जमैन नियतांक, है ना। 3/2 KT, K बोल्ट्जमैन नियतांक है, T जो है उसका गैस का परमताप है। यहां K एक नियतांक है, इसे बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं। और इसका मान तो मालूम होगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल केल्विन होता है ना। तो इस तरह से किसी गैस के एक मोल की औसत गतिज ऊर्जा का मान 3/2 KT होता है। एक मोल की गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 3/2 RT। ये गतिज ऊर्जा है, लेकिन एक मोल की है, एक मोल। और ये जो है Ke 3/2 KT, ये जो है एक अणु की है, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा है, और यह एक मोल की औसत गतिज ऊर्जा है। बस इतना अंतर है, यहां पर हमें बोल्ट्जमैन नियतांक लगा है, यहां पर गैस का नियतांक लगा है, बाकी तो सब कुछ एक ही जैसा है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि यहां पर जो है देखिए, न तो यहां पर और नहीं यहां पर, दोनों जगह गैस के अणु का द्रव्यमान नहीं आया, द्रव्यमान कहीं नहीं है। तो इस सूत्र से पता लगता है, ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा या एक मोल की औसत गतिज ऊर्जा, दो सूत्र हमें प्राप्त हुए। Ke बराबर आया 3/2 RT, ये एक मोल गैस की औसत गतिज ऊर्जा है, और Ke बराबर आई दूसरा 3/2 KT, ये एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा है। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि अणु की है कि किसी अणु की औसत गतिज ऊर्जा का मान सभी गैसों के लिए समान होता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अणु का द्रव्यमान नहीं आया है ना। अणु का द्रव्यमान आता तो इसका मतलब भिन्न भिन्न गैसों के लिए अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो है अलग अलग होती। द्रव्यमान आया ही नहीं, क्या आया, 3/2 KT। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि किसी अणु की औसत गतिज ऊर्जा का मान सभी गैसों के लिए समान होता है, क्योंकि इस सूत्र में अणु का, दोनों सूत्रों में नहीं आया, देखा जाए तो, देखा इसमें भी नहीं आया, दोनों इस सूत्र में अणु गैस के अणु का द्रव्यमान नहीं है, अतः सभी गैसों के प्रति अणु एक अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा का मान 3/2 KT ही होगा। और एक मोल किसी गैस के एक मोल की माध्य गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा का मान 3/2 RT होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान आया ही नहीं। इसका मतलब किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा या एक मोल
गैस की औसत गतिज ऊर्जा का मान केवल और केवल इस पर निर्भर करता है, परम ताप पर निर्भर करता है। अतः अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, औसत गतिज ऊर्जा केवल गैस के परम ताप पर निर्भर करती है। गैस के परम ताप पर निर्भर करती है। यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है कि किसी अणु की औसत गतिज ऊर्जा का मान केवल गैस के परम ताप पर निर्भर करता है, उसके अणुभार पर निर्भर करता ही नहीं है। तो इस तरह से सभी गैसों के लिए ये जनरल सूत्र प्राप्त हो गया कि कोई भी गैस हो तो उसके अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो होगी, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT होगी और 1 मोल की जो होगी 3/2 RT के बराबर है। तो परम ताप पर निर्भर कर रही है औसत गतिज ऊर्जा। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक, वो है स्वतंत्र कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी निकाय, और यहां पर हमारी निकाय जो होगी वो गैस होगी, किसी निकाय के स्वतंत्र कोटियों की संख्या क्या दर्शाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी निकाय, किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या पता लगता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस निकाय का कण कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है, अर्थात वो कितने स्वतंत्र तरीके से ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। किसी निकाय, स्वतंत्र कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने नोट कर रखा है, किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि निकाय के कण कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है। निकाय का जो कण है कितनी इंडिपेंडेंट जो है मोशन कर सकता है, और अर्थात हम कह सकते हैं कि वो कितने स्वतंत्र तरीके से ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, लेन देन कर सकता है। तो किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि निकाय का कण जो है वो कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है, या कहें कि वो कितने स्वतंत्र तरीके से ऊर्जा का लेन देन या विनिमय कर सकता है। ये बात जो है डेफिनेशन परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रखना है कि किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि निकाय के कण जो हैं, जितने भी कण हैं, कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकते हैं, अथवा वह कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक सूत्र लिख रखा है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या, यह है निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या, यह बराबर होती है 3n - r। यहां n क्या है? निकाय में कणों की संख्या, और जो r जो है वो ये बताता है कि कणों के बीच स्वतंत्र संबंधों की संख्या। ये देखिए अभी समझ में आएगा, स्वतंत्र संबंधों की संख्या, ये है सूत्र, याद रखिए। किसी भी निकाय की स्वतंत्र कोटियों को संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे। अब क्योंकि हम गैस के स्वतंत्र कोटियों की संख्या निकाल रहे हैं, तो हम एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु जो है, या कहें बहुपरमाणु गैसों की बात करेंगे। तो एक
परमाणुक गैस। कोई गैस जो है, हमारा जो निकाय है गैस है, और वो एक परमाणुक है, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये एक परमाणु गैस है। तो इसी एक परमाणु गैस का कण जो है स्पेस में गति करेगा, तो उसकी चाल को हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश वियोजित कर सकते हैं। इन गैसों के अणु, एक ही अणु हुआ, की चाल को हम 3 अक्षों में वियोजित कर सकते हैं, अर्थात यानी इसकी वेग भी जो है चाल एक्स अक्ष के अनुदिश बी अक्ष हो जाएगी, वाई अक्ष के अनुदिश बी वाई हो जाएगी, और जेड अक्ष के अनुदिश बी जेड हो जाएगी। इस तरह से ये जो एक परमाणु गैस होगी, उसका जो अणु होगा वो 3 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश समझो उसकी गति संभव है। तो कितनी स्वतंत्र गति संभव है? इस प्रकार के अणुओं की 3 स्वतंत्र जो है अक्षों के अनुदिश गति को करेंगे। तो इस तरह से इन गैसों की अणुओं की जो स्वतंत्र कोटियां जो होंगी वो 3 होंगी। अतः इन गैसों के अणुओं की स्वतंत्र कोटियां जो हैं कितनी होंगी? 3 होंगी। अर्थात वो 3 अलग अलग स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय करेंगे। यदि मान लिया गैस के अणु का द्रव्यमान m है, तो उनकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी एक्स का वर्ग, हाफ एम वी वाई का वर्ग, हाफ एम वी जेड का वर्ग। तो इस तरह से 3 जो है तरह से वो ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि निकाय के कण कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकते हैं। तो एक परमाणु गैस का जो अणु है वो 3 स्वतंत्र गतियां कर सकता है, एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश। अर्थात वो 3 स्वतंत्र रूप से 3 तरीके से जो है ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। गतिज ऊर्जा एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश। अच्छा, यदि हम ये फार्मूला लगाएं तो यह बराबर होता है 3n - r। एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणुक गैस के लिए n बराबर हो गया 1। अब जब अकेला अणु है तो कोई रिलेशन तो होगा नहीं उसमें, है ना। कोई दूसरा अणु होता तब तो रिलेशन होता, तो r का मान 0 हो गया। तो इस तरह से यह बराबर हो गया 3 × 1 - 0, यह बराबर हो गया 3। तो एक परमाणु गैस के अणु की स्वतंत्र कोटियों की संख्या जो है वो 3 होती है, ये याद रखें। और कैसे निकालते हैं ये भी समझ लें। अब हम बात करेंगे द्विपरमाणु गैस की। द्विपरमाणु गैस और ये है हमारी हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है ना। तो जितनी भी 2 परमाणु गैसें हैं जिनमें 2 परमाणु जो है, एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, ऐसी गैसों में जो है अणुओं की संख्या 2 होगी, है ना। जैसे मान लिया ये है हमारा हाइड्रोजन H और H।
दो हैं, एक अणु में दो परमाणु हैं। तो इस तरह के अणुओं की जो है, इस प्रकार के अणुओं की स्वतंत्र कोटियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? टोटल 5 होगी, 5। और कैसे समझेंगे? यहां पर 3 जो होगी स्थानांतरीय गति के कारण, मतलब 3 स्थानांतरीय गति कर सकते हैं इसके अणु, यानी Vx, Vy और Vz। एक्स वाई जेड एक्सिस के अनुदिश वो स्वतंत्र रूप से गति उनकी संभव है। और इसके अलावा ये जो अणु है ये दो तरह से घूर्णन भी कर सकता है, दो अक्षों के अनुदिश घूर्णन भी कर सकता है। अब मान लिया ये जो है अणु एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। तो ये जो है अणु है इस वाई अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर सकता है और जेड अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर सकता है। तो दो जो हैं घूर्णन गति के कारण हो जाएंगी, घूर्णन गति के कारण। मतलब ऊर्जा का विनिमय देखें तो हाफ एम वी एक्स का वर्ग, हाफ एम वी वाई का वर्ग, हाफ एम वी जेड का वर्ग। ये तो हो गई 3 ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जाएं, एक्स अक्ष के अनुदिश गति करने के कारण, वाई अक्ष के अनुदिश गति करने के कारण और जेड अक्ष के अनुदिश गति करने के कारण। और दो जो है घूर्णन ऊर्जा होगी हाफ आई ओमेगा का वर्ग, और ये जो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जड़त्वाघूर्ण जिसको हम कहते हैं। और ये क्या है? वाई अक्ष के अनुदिश। और दूसरा हो जाएगा 1/2 आई जेड ओमेगा का वर्ग। हमने यक्स वाला मान नहीं लिया, यक्स अक्ष के अनुदिश तो वो अणु रखा ही हुआ है भाई, अणु जो रखा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश उसका अक्ष है। ये दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और मान लिया इनको एक्स अक्ष के अनुदिश रख दिया गया। तो क्योंकि अब जब हम उसका किसी भी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं किसी अक्ष के अनुदिश, तो अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं, है ना, या मार स्क्वायर करने के लिए। तो क्योंकि ये पर जो अणु है द्विपरमाणु गैस का वो एक्स अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है, तो एक्स अक्ष से इस निकाय की लंबवत दूरी जो है वो लगभग 0 है। तो इसलिए हमने जो घूर्णन अक्ष के अक्ष लिए हैं वो वाई और जेड अक्ष लिए हैं, और एक्स अक्ष को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इस निकाय की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी नगण्य है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होगी वो 0 हम मान ले रहे हैं, नगण्य मान ले रहे हैं। तो इस तरह से 5 जो है तरीके से जो है विभिन्न 5 तरीके से ये ऊर्जा का विनिमय कर सकती है द्विपरमाणु गैस का अणु जो होगा। और इसको सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं, सूत्र द्वारा देख लीजिए। ठीक है, सूत्र जो हमारा है वो है F बराबर हो गया 3n माइनस R। अब ये हमारा हाइड्रोजन का अणु है जिसमें 2 परमाणु हैं, तो यहां पर n का मान तो जो है द्विपरमाणु गैस के लिए 2 हो गया, R जो बराबर हो गया 1, है ना, कि भाई H और H के बीच रिलेशन स्वतंत्र संबंध क्या है? एक है, एक संबंध है, मतलब एक फिक्स दूरी है H से H के बीच की, H से H के बीच की फिक्स दूरी जो है वो R है, मतलब संबंध एक है। तो R का मान 1 है, तो इस तरह से F बराबर हो गया 3 × 2 - 1 6 - 1, यानी 5 जो है स्वतंत्र कोटियां हो गई द्विपरमाणुक गैस के अणु की। अब हम बहुपरमाणु गैस लेते हैं।
बहुपरमाणुक गैस। बहुपरमाणुक गैस दो से अधिक वाली। हालांकि यहां पर हम 3 परमाणु गैस ले रहे हैं, सभी H2O है, H2S है, CO2 आदि जो है 3 परमाणु वाली गैसें हैं। इनके अणुओं में 3-3 परमाणु हैं सभी में। तो ऐसी गैसों के अणुओं की स्वतंत्र कोटियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। देखिए, या तो देखिए 3 तरीके से हम, ये देखिए 3, यदि उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रैखिक है, एक रेखा में तीनों परमाणु हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर वो एक रेखा में नहीं है, तीनों परमाणु ऐसे हैं, ये 1 2 3, यहां पर 1 2 3, 3 परमाणु यहां भी है, 3 परमाणु यहां भी है। या तो उनका जो है विन्यास इस तरह का होगा, रैखिक विन्यास है, या फिर अरैखिक है। तो यदि वो रैखिक विन्यास है तो फॉर्मूला यदि लगाएं हम, तो F बराबर हो जाएगा, रैखिक के लिए F बराबर हो जाएगा 3n माइनस R। तो हमें n का मान तो 3 लेना है, 3 अलग अलग कण हैं, तो कणों की संख्या 3 है। और संबंध यहां पर कितने, देखिए ये यहां से यहां तक की फिक्स दूरी ये है, और यहां से यहां तक ये फिक्स दूरी है। तो ये हम दो जो है इसमें रिलेशन ले सकते हैं, स्वतंत्र संबंधों की संख्या R बराबर 2 ले सकते हैं इस केस में, है ना। तो F बराबर हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 × -2 बराबर 9 - 2। तो स्वतंत्र कोटियों की संख्या 7 होगी। और 7 को कैसे निकालेंगे, 3 तो स्थानांतरीय होती है, इसमें स्थानांतरीय गति के कारण Vx Vy Vz, और जो है 2 जो है, क्योंकि ये भी तो किसी अक्ष के अनुदिश ही होगा, x अक्ष के, y अक्ष के, z अक्ष के, तो वो उस अक्ष के अनुदिश, जिस अक्ष के अनुदिश इस रैखिक निकाय को रखा गया है, उससे संबंध जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान लगभग 0 होगा, तो वो छूट जाएगा। तो हमारा 2 जो है घूर्णन गति के कारण हो जाएंगी, और 2 जो है वाइब्रेशनल जो मोशन होगा। भाई अणु वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, हालांकि वाइब्रेशन वाला केस हम उच्च ताप पर लेते हैं, लेकिन यहां पर हम जो है वाइब्रेशनल कंपन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कंपन गति के कारण, तो 3 जो है स्थानांतरीय गति के कारण, एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश गति के कारण, 2 जो होंगी वो घूर्णन गति के कारण वाई या जेड, और 2 जो होंगी वो कंपन गति के कारण जो है उसकी जो है स्वतंत्र कोटियां होंगी। तो टोटल मिलाकर के 3 2 5 तो 7 स्वतंत्र कोटियां होंगी इस तरह के रैखिक विन्यास की स्थिति में। और यदि अरैखिक हो, इस तरह का हो, तो इस सूत्र के अनुसार हम देखिए निकाल सकते हैं अरैखिक के केस में। यह बराबर हो जाएगी 3n - R, 3 × 3 माइनस, कितने संबंध है, 1 2 3 संबंध आएंगे, तो 9 - 3 बराबर हो गया 6। तो इस तरह से यदि बहुपरमाणु गैस के 3 जो परमाणु हैं वो अरैखिक हैं, तो उस ऐसे अणु की स्वतंत्र कोटियों की संख्या जो होगी हमारी वो 6 होगी। 6 में 3 स्थानांतरीय हो जाएंगी, है ना, 3 स्थानांतरीय हो जाएंगी, और 3 जो है वो घूर्णन वाली हो जाएगी, क्योंकि ये कोई किसी अक्ष के अनुदिश जो है न हो करके ये अलग अलग जो है तीनों अक्षों के अनुदिश जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, ये वाला अणु, है ना। तो यदि वो कैसा हो, अरैखिक हो, तो यहां पर 3 तो स्थानांतरीय हो जाएंगी, स्थानांतरीय गति के कारण, और 3 ही जो है घूर्णन गति होंगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो इस तरह से 6 जो हैं स्वतंत्र कोटियां होंगी अरैखिक गैस, जिसमें कि 3 परमाणु हों।
इस तरह से हम किसी भी गैस, एक परमाणु या दो परमाणु या त्रिपरमाणु या कहें बहुपरमाणु गैसों के अणुओं की स्वतंत्र कोटियों की संख्या निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आगे फिर आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास एक नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम कहते हैं ऊर्जा का समविभाजन नियम। इस नियम से यह पता लगता है कि किसी निकाय या गैस कह सकते हैं कि कुल जो आंतरिक ऊर्जा है वो उसकी स्वतंत्र कोटियों में किस तरह से विभाजित होगी। जो हमारा ऊर्जा का समविभाजन नियम है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समविभाजन नियम, ये बात कर रहे हैं। तो इस नियम से हमें यह पता लगता है किसी निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी स्वतंत्र कोटियों में किस तरह से विभाजित होगी। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय या गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है। यानी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो उसकी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाएगी। यदि मान लिया कोई निकाय जिसका परम ताप T हो और तापीय साम्यावस्था में हो, हमारी जो गैस है वो उसका ताप T है और वो तापीय साम्यावस्था में है, तो उसके स्वतंत्र कोटियों से संबद्ध प्रति अणु या कहें प्रति कण ऊर्जा हाफ kT के बराबर हो। किसी भी स्वतंत्र कोटि से संबंध किसी कण की जो ऊर्जा होगी, एक कण की प्रति कण, स्वतंत्र कोटि से संबंध प्रति कण जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ kT के बराबर होगी। और K तो मालूम है यहां पर बोल्ट्जमैन नियतांक है, T उसका परमताप है। तो किसी भी स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रति कण ऊर्जा जो होगी वो हाफ kT के बराबर होगी। यहां जो है गैस या हम कहें निकाय तापीय साम्य में है, उसका ताप T है, तो हर एक कण, भाई कोई जो स्वतंत्र कोटि होगी उस कण की कितनी स्वतंत्र कोटि है वो तो अलग बात है, और हर प्रति कोटि प्रति कण जो है ऊर्जा जो होगी वो हाफ kT होगी। इसको हमें फार्मूले को जो इसका स्टेटमेंट है इसको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी निकाय या गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है ना। और परम ताप T पर तापीय साम्यावस्था में किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटियों से संबद्ध प्रत्येक कोटि से संबद्ध प्रतिकण औसत आंतरिक ऊर्जा हाफ kT होती है। यहां पर K जो है वो यानी परम ताप, हम यहां पर मेन बात लिख देते हैं, परम ताप T पर तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में किसी निकाय के प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रतिकण आंतरिक ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा 1/2 kT होगी। यहां पर K जो है बोल्ट्जमैन नियतांक है, यदि निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या
संख्या F है तो आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा, ये हम कहेंगे प्रति स्वतंत्र कोटि आएगी। स्वतंत्र कोटि जो है कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 FKT। यानी हमारा जो कोई निकाय है उसके स्वतंत्र कोटियों की संख्या F है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है प्रतिकण और तो हाफ KT होती है। और तो निकाय की जो है, यदि स्वतंत्र कोटियों की संख्या F है तो जो है उससे संबद्ध आंतरिक ऊर्जा जो है का मान 1/2 FKT होगा। जैसे एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस के अणु की स्वतंत्र कोटियों की संख्या F का मान 3 होता है तो वहां पर प्रतिकण जो ऊर्जा होगी वो यहां पर F का मान 3 लिख देंगे तो 3/2 KT हो जाएगा। और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। एक परमाणुक गैस के लिए जैसे F का मान कितना होगा, 3 होगा तो हम आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हैं। ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, 3/2 KT। और ये क्या होगी, एक कण की होगी क्योंकि एक कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 है एक परमाणु गैस में, तो प्रत्येक कण से संबद्ध आंतरिक ऊर्जा का मान 3/2 KT होगा। यह हमें ध्यान रखना है। यदि निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या F है तो आंतरिक ऊर्जा प्रति स्वतंत्र कोटि जो है वो F 1/2 FKT होती है। जैसे एक परमाणु गैस लिख देंगे तो F का मान 3 होगा तो आंतरिक ऊर्जा 3/2 KT हो जाएगी। उसी तरह से यदि हम द्विपरमाणु गैस लें, द्विपरमाणु गैस के लिए यह बराबर जो हो जाएगी 5 होता है तो आंतरिक ऊर्जा वहां पर जो है, आंतरिक ऊर्जा का मान जो होगा वो 5/2 KT होगा। तो इस तरह से हम अपने जो विभिन्न निकाय हैं, विशेष करके जो गैसें हैं, उनकी हम आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हैं। किसी भी निकाय या गैस के अणु से संबद्ध जो ऊर्जा आएगी वो हम इस नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अनुप्रयोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में सभी अच्छी तरह से आई होंगी और अगला वीडियो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी समविभाजन नियम थोड़ा कम समझ में आया हो, जब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।